नमस्कार दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। और आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है बेसिक्स। बेसिक्स किस चीज के अभी देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर। धन्यवाद। देखो, आपने कभी सोचा है या आपने सुना होगा, कई बार क्या होता है, ये सुनाई में आता है कि एक पेशेंट था, उसने इतनी ज्यादा टैबलेट ले ली लेकिन वो बच गया 2 दिन बाद। वो कंटिन्यू नींद में था लेकिन बच गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 डोज लेते ही पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये तो एक पार्ट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, 5 mg की टैबलेट है, वही अपना एक्शन दिखा देती है। और कई तो ड्रग्स ऐसी होती है जिनके 500 mg लेने के बावजूद भी असर नहीं आता है। ये सेकंड पार्ट है। फिर अपन ने ये पढ़ा है कि साइड इफेक्ट होता है और एक एडवर्स इफेक्ट भी होता है और एक टॉक्सिक इफेक्ट भी होता है। तो एक टॉक्सिक इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है। फिर इसके अलावा अपन ने ये भी देखा, कई एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, कई एंटीबायोटिक कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो ये है क्या, ये कैसे हो रही है सारी चीज, वो एक चीज अपना आप देखेंगे। ये जो आज अपन ग्राफ देख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हो ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी फार्माकोलॉजी और आपकी पूरी फार्मेसी ग्राफ के पीछे ही घूमती है। अगर आपको ये जानकारी लग गई तो उसी के अनुसार आप डोजेस फॉर्म बनाओगे, उसी के अनुसार ड्रग बनाओगे, उसी के हिसाब से डोज तैयार होगी, उसी के हिसाब से डोजेस रेजिमेंट तैयार होगी। बच्चे के लिए है, बड़े के लिए है, बूढ़े के लिए है, उसको बीमारी है या नहीं है, कितनी देर में देनी है, कितना असर रहेगा, उसको ये बीमारी है तो इतनी डोज होगी, उसको फटाफट इफेक्ट चाहिए तो ये डोज होगी। तो इतनी सारी चीजें पता लगेंगी। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये ग्राफ है। तो अपन स्टार्ट करेंगे। देखो, पहले तो देखेंगे अपन फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। तो ऐसा है, अपन पढ़ते आए हैं कई बार कि स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन इज टर्म्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ ADME, ये होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये तो एक कहानी है। और इस फार्माकोकाइनेटिक्स में अपने को जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के रेट, कांस्टेंट, एक्सक्रीशन के बारे में जानकारी अपन मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं। उसके अंदर कितनी देर में ज्यादा हुई, कम हुई, और उस जानकारी को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से सेट कर देना कि इसको इतनी डोज चाहिए, वही क्या कहलाती है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। मींस एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डोजेज फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, या फिर अपन जो चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, वो क्या कहलाती है, क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये तो बात हुई फार्माकोकाइनेटिक्स और क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स की। देखिए, समझने के लिए क्या करना है कि अपने को एक ग्राफ देखना है। और एक ग्राफ किसके बीच में, सबसे पहले तो देखेंगे ये ग्राफ है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये 2 चीज मैंने लिखी है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सवाल उठता है किसका। तो हुआ यूं कि एक पेशेंट था, कोई भी एक इंडिविजुअल था, उसको ओरली दवाई दे दी और दवा देने के बाद क्या किया, समय समय पर उसका ब्लड विड्रॉ किया गया और उसमें जो दवा दी थी ना, उसकी कंसंट्रेशन मापी गई। अब वो कैसे मापी गई वो एक बात अलग है। अपने तो उसमें देखी कंसंट्रेशन है या नहीं है, जा भी रही है नहीं जा रही। तो जब टाइम 0 था उस समय कंसंट्रेशन भी 0 थी, ठीक है। बाकी चीज बाद में देखेंगे, पहले ग्राफ समझ लेते हैं। जब टाइम 0 था कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रही है और नापते जा रहे हैं। थोड़ी अमाउंट आई, अपन ने डाल दिया, ज्यादा अमाउंट यहां कर दिया, यहां कर दिया, यहां कर दिया, इतनी बस पॉइंट कर रहे हैं। और बाद में जो पॉइंट्स है अपने पास, कंसंट्रेशन जो अपन ने फिर उसको कंबाइन कर दिया तो अपने पास ऐसी वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यू ऐसी आई है, इससे पता लग रहा है कि शुरू के अंदर तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक समय ऐसा आता है जब मैक्सिमम थी और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इट इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन क्या रही उस ड्रग की। अब चाहे ब्लड का हो चाहे प्लाज्मा हो, बात एक ही है। ये तो बात हुई प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन और टाइम की। अब जब ये ग्राफ बना लिया गया तो इसके अनुसार जो अपने को रिजल्ट्स मिलते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग डोज सेट होती है। और जो डिस्कशन से पहले जो पॉइंट्स बोले थे वो सब इससे रिलेटेड है। ये जो पैरामीटर्स हैं, ये जो आपके अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स।
या ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और एक होता है फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर की बात करें तो देखो इस ग्राफ के अंदर एक चीज मैं दोबारा आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है कि जैसे छोटे बच्चे को अगर उसको खाना खिलाना तो शायद वो एक रोटी में तृप्त हो जाता है, लेकिन बड़े को क्या चाहिए? यस, उसको ज्यादा चाहिए। तो उसी अनुसार क्या है कि छोटे बच्चे के लिए डोज भी कम चाहिए और बड़े के लिए डोज ज्यादा चाहिए। जैसे कोई एक भारी भरकम चीज है और बच्चे को कहा जाए कि इसको खिसकाओ, तो बच्चा खिसकाएगा क्या? नहीं। फिर तुम क्या करोगे? थोड़े से बड़े एज ग्रुप के वाले को बोलोगे इसको खिसकाए, शायद वो भी नहीं खिसका पाए। तो धीरे 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 अगर आप बढ़ोगे ना तो एक लेवल आएगी, शायद आपके दिमाग में आएगा इस एज ग्रुप के बच्चे के पास इतनी तो ताकत है और ये उस भारी भरकम चीज को खिसका सकता है। तो आपके दिमाग में एक चीज सेट हो गई कि एटलीस्ट दिस शुड बी द मिनिमम एज ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस दैट पर्टिकुलर थिंग विच आई वांट। तो वो होती है मिनिमम लेवल। ऐसे ही दवाओं का बॉडी के अंदर अगर एक्शन शो करना है ना तो मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए होती है, उसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और ये है वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है। अगर इसको एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक में ये वर्ड MEC नहीं यूज होकर यूज किया जाता है MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। तो सर एकदम से आप फार्माकोकाइनेटिक बात करते करते ये क्यों आ गए? तुम्हें पहले बेसिक्स तो जानने पड़ेंगे ना, उसके बाद अपने को चलना पड़ेगा। तो ये तो मिनिमम लेवल मैंने आपको बता दिया। अब अगर ज्यादा जोर लगा दिया तो जिस चीज को आप खिसकाना चाहते हो वो टूट भी तो सकती है। तो ऐसे ही क्या है, भोजन की तृप्ति के लिए अगर पांच चपाती में पेट भर जाता है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा खा जाओगे तो अपच हो जाएगी। सिमिलरली जैसे ही ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है वो एक लेवल तक पहुंच जाती है, एक लेवल, और उस लेवल के बाद क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी। तो ऐसे ही जैसे अपच हो गई वैसे ड्रग भी अपना टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है और पेशेंट मर भी सकता है। इसीलिए कई बार क्या है कि जब एक या मतलब ज्यादा टैबलेट्स लेते हैं, डोज बढ़ जाती है, मतलब पॉइजनिंग केस हो जाती है, पेशेंट मर जाता है क्योंकि वहां पर टॉक्सिसिटी हो जाती है। ये एक बात। अब वापस आते हैं अपन पैरामीटर्स की बात। तो पैरामीटर्स दो तरीके के होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब ये जो ग्राफ है आपके पीछे, इसमें दोनों दिए हुए हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स। अब पहले बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखा है देखो, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर 3 है, Cmax, Tmax और AUC। Cmax का मतलब होता है कंसंट्रेशन मैक्सिमम या मैक्सिमम कंसंट्रेशन, अभी ग्राफ के थ्रू समझेंगे। दूसरा होता है Tmax और तीसरा होता है AUC। AUC का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। तो स्टार्ट करेंगे Cmax। तो इस ग्राफ में जब आप देखोगे ना तो ये जो ये वाला लेवल है टॉप पर, ये लेवल कहलाता है Cmax। ये देखो यहां पर आ गया। तो ये जो कंसंट्रेशन आ रही है ना ये कहलाती है Cmax। C का मतलब कंसंट्रेशन, मैक्सिमम, मैक्स का मतलब मैक्सिमम। तो ये पॉइंट दर्शाता है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड इज एट द हाईएस्ट लेवल। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो मैंने बताया कि ये ग्राफ है कि ड्रग पहले इधर जा रही है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना ये तो समझाता है कि ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, और ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है कि ड्रग धीरे धीरे बॉडी से निकल रही है। समझ में आ गया? तो ये जो Cmax है ना इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस लेवल पे आने के, जब ये इस लेवल पे होता है तो एब्जॉर्प्शन एलिमिनेशन के बराबर हो जाता है। मतलब एट Cmax एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। तो ये चीज हो गई। दूसरा, ये Cmax मैंने आपको बताया ना कि जितनी ज्यादा रोटी खाओगे उतना ज्यादा आपको तृप्ति होती जाएगी, और ज्यादा खाओगे तो क्या है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो उसी तरह क्या है, अपच हो जाएगी। उसी तरह क्या है, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे ना तो एक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। भाई सीधी सी बात है कि अगर मुझे हथौड़े से वार करना है तो उस हथौड़े के अंदर पहले मैंने 100 ग्राम लिया, फिर हथौड़े के अंदर जो आगे का जो होता है पार्ट फिर 200 ग्राम का कर दिया, फिर 300 ग्राम का कर दिया, फिर 400 ग्राम का कर दिया। तो जितना भार बढ़ता जाएगा ना और मैं हिट करूंगा तो उतनी हथौड़े की वजह से जो तोड़ने वाली जो है रिजल्ट आएगा वो बढ़ता जाएगा।
तो भैया यही तो हो रहा है, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जहां पर सबसे ज्यादा आपने हथौड़े पर भार लगाया है ना, भार लगाया है, सबसे ज्यादा असर उसका, बशर्ते आपका जो मारने वाली चीज है वो बिल्कुल सेम हो, यूनिफॉर्म हो। तो सी मैक्स का मतलब ये वो कंसंट्रेशन है जहां पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, और चूंकि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है तो सबसे ज्यादा एक्शन भी है, और उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। कहने का मतलब सी मैक्स इज एन इंडिकेटिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। जितना सी मैक्स ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ज्यादा। फिर आता है, देखो सी मैक्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सी मैक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह ध्यान होनी चाहिए कि ये जो सी मैक्स है ये MEC के अबाव होना चाहिए, और ये बिलो होना चाहिए मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो जो जिसके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आता है ना उसको बोलते हैं मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। भाई 5 रोटी में अगर तृप्ति हो गई तो ज्यादा क्यों खानी, अपच हो जाएगी। तो आइडियली क्या होना चाहिए, सी मैक्स को इसके और इसके बीच में होना चाहिए। ये बात अलग है कि ये ग्राफ है जो समझा रहा है अपने को, ठीक है। अब इट इज एक्सप्रेस इन माइक्रोग्राम पर ml, ये क्वेश्चन आया हुआ है, और माइक्रोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो कहानी हुई सी मैक्स की। दूसरा पैरामीटर आता है कौन सा, आपका टी मैक्स। इस ग्राफ के अंदर जब सी मैक्स को बिल्कुल आप टी तक ले आओगे ना तो यही वैल्यू क्या कहलाती है, टी मैक्स। मतलब टी मैक्स इज द टाइम व्हेन सी मैक्स इज देयर, या फिर मैं कह सकता हूं कि टी मैक्स वो समय है जहां पर ब्लड के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसकी, ड्रग की। तो यह है आपका टी मैक्स। और अब इस पे सवाल कौन से हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, ये आवर्स में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज वेरी यूजफुल इन द सिंगल डोज डिटर्मिनेशन। कैसे भैया, कई कंडीशंस होती हैं, जैसे पेन, भयंकर पेन हो रहा है, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, और इस समय आपको क्या है, ऐसी डोज देनी है, ऐसी ड्रग देनी जो फटाफट इफेक्ट आ जाए। तो भैया फटाफट इफेक्ट के लिए तो जब ड्रग जाएगी और कंसंट्रेशन उसकी मिनिमम पहुंचेगी, मिनिमम को क्रॉस करेगी, उसके बाद ही तो होना चाहिए। तो कितनी देर में पहुंचेगी, सी मैक्स कितना होगा, इंटेंसिटी कितना होगा, वो कैसे पता लगेगा, जब तक टी मैक्स पता नहीं लगेगा ना, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा। इट मीन्स व्हेन द कंडीशंस आर लाइक पेन एंड इंसोम्निया where the single drug is responsible for eliciting a particular pharmacological action, the Tmax is very important. ठीक है। अब ये किस पे निर्भर करता है, ये निर्भर करता है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर। जितना फास्ट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा ना उतना जल्दी क्या आएगा, आपका Tmax आएगा। दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरे पैरामीटर की बात कर रहे हैं, ये है AUC। AUC का मतलब होता है एरिया अंडर कर्व। ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, जो शेडेड पोर्शन है, दिस शेडेड पोर्शन ऑफ दिस प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ इज इक्वल टू AUC, मतलब एरिया अंडर कर्व, जो एरिया के अंदर में आ रहा है। ये एरिया अंडर कर्व एक्चुअली आपको क्या दिखा है कि 0 टाइम से लेकर इस टाइम तक इतनी ड्रग आ गई, कहां आ गई, ब्लड में आ गई। और ब्लड में आने वाली चीज को अपन बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब द शेडेड पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज एक्चुअली रीचिंग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो ब्लड में आ रही है वो। इसीलिए इसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी यही तो होती है, the total amount of unchanged drug that actually reaches into the systemic circulation, that is blood, it is called as bioavailability. तो AUC का मतलब, दूसरा मतलब क्या है, दूसरा नाम क्या है, बायोअवेलेबिलिटी। तो पहला सवाल यह है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन माइक्रोग्राम पर ml x आवर्स। x आवर्स का मतलब कितने घंटे की बात हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बायोअवेलेबिलिटी। ये दिखाएगा कि टोटल कितनी ड्रग गई है आपकी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर कई बार क्या होता है कि अपन ने ड्रग ली 100 mg और बाद में जब ये ग्राफ बनाया और तो कितनी निकली, तो ये तो 60 mg निकली, बाकी 40 कहां गई।
तो भैया वो 40 तो अपन पिछले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बाकी में तो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। ये तो यही दिखा रही है कि बायोबिलिटी कितनी है, ब्लड में कितनी पहुंची है। तो इसलिए तो अपन यूज करते हैं अलग अलग डोजेस फॉर्म की अलग अलग बायोबिलिटी होती है। इसी तरह आईवी की 100% होती है, इंट्रा आर्टरियल की 100% होती है, उसके अलावा किसी भी डोजेस फॉर्म की एग्जैक्ट 100% बायोबिलिटी नहीं होती है या रूट की नहीं होती है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब ये क्या दिखाएगा अपने को, इट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। एक्सटेंट का मतलब कितना ज्यादा, ड्रग कितनी ज्यादा एब्जॉर्ब हुई है, इससे पता लगेगा। फिर ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द क्रोनिक कंडीशंस। क्रोनिक कंडीशन का मतलब, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली चीज। तो लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं जैसे आर्थराइटिस, जैसे इसके अलावा और भी है एपिलेप्सी। तो वहां पर क्या है कि कंटिन्यू ड्रग को ब्लड में पहुंचना है। तो कंटिन्यू कितनी देर तक, अब हमेशा ब्लड में कितनी रही है, उससे इससे पता लगेगा एरिया अंडर कर्व से। तो ये कहानी होती है फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की, सीमैक्स, टीमैक्स और एयूसी की। जो दूसरे टाइप के पैरामीटर हैं ये है फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स। अब फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, MSC मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, देखो ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड ऑनसेट ऑफ टाइम। तो ये तो है ऑनसेट टाइम और ये है आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन, अभी बात करेंगे अपन। फिर आता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यहां से लेकर यहां तक जो मिला ना आपको टाइम, यहां से लेकर यहां तक, इसको अगर मैं और इस तरह से करूं, यहां से लेकर इस टाइम तक आपका असर है, तो ये क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी, ये जो जा रहा है सबसे ज्यादा इफेक्ट Cmax तक, ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, मतलब कितनी ज्यादा आपको असर मिला, ये है इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। और फिर आता है थेरेप्यूटिक रेंज, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में जो है ना, ये रहा थेरेप्यूटिक रेंज। अब देखते हैं 1 by 1। भाई इसको समझने के लिए क्या है कि अपन फिर एग्जांपल लेते हैं। हुआ यूं कि एक बच्चा था, वो दर्द से कह रहा था, माँ के पास गया, माँ डॉक्टर के पास ले गई, और या फिर बड़ा भी हो सकता है, और डॉक्टर ने उसको दवा दे दी। भाई दवा देने के बाद जो कि दर्द हो रहा था एकदम से खत्म होता है कि एकदम से खत्म नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स टाइम। इन द सिमिलर मैनर इट इज ऑल्सो टेकिंग टाइम। 0 समय पर दर्द खत्म नहीं हुआ। दर्द कब खत्म हुआ, कुछ समय पश्चात, यहां पर आके, इसको बोल देंगे ऑनसेट टाइम। ऐसे हर ड्रग जब बॉडी में अपना इफेक्ट शो करेगी, कुछ समय लेगी, उसी को बोलते हैं ऑनसेट टाइम। और उसी ऑनसेट टाइम पर जो कंसंट्रेशन होगी ना, वो कहलाएगा ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो इसीलिए दर्द है ना कुछ देर बाद खत्म हुआ था। अब क्या हुआ, जब सिंगल डोज ले ली तो 4, 5, 6 घंटे तक असर रहा उसका, मतलब इस दौरान, मतलब ड्यूरेशन। तो ये वाला जो है ना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, तो आपने क्या किया कि 1 घंटे में चालू हुआ था और 6 घंटे तक रहा, मतलब यार 1 बजे से 7 बजे तक क्या रहा उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लेकिन वापस दर्द स्टार्ट हो गया। तो वो दर्द इसलिए स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, ऑनसेट ऑफ एक्शन पे हुआ क्या था ऐसा कि दर्द खत्म हो गया, वो रीच कर गया था मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ऑनसेट ऑफ एक्शन में जो मिनिमम लेवल चाहिए दवा को काम करने के लिए, वो अचीव हो गया, दवा उस लेवल पर पहुंच गई, इसीलिए उस समय पर असर दिखना स्टार्ट हो गया। लेकिन चूंकि जैसे 7 बजे 6 घंटे बाद क्या हुआ, ये लेवल वापस नीचे आया, मतलब वापस दर्द होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ड्रग की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो समझ में आ गया होगा ऑनसेट ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ टाइम ये कैसे कोरिलेटेड है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से। तो ये एक कहानी हो गई। फिर इसके अलावा नेक्स्ट पैरामीटर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, अभी अपन ने देख लिया। ऐसे ही क्या है, मैं आपको ये बता चुका हूं थोड़ी देर पहले कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन क्या है। ये वो कंसंट्रेशन है अगर आप ज्यादा दोगे, इसके ऊपर क्या होगा, टॉक्सिक लेवल लाल दिखाने का पर्पस ये है कि आदमी मर सकता है, इसके अंदर टॉक्सिसिटी आ सकती है। इसका एक और नाम है मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मतलब ये इतना दोगे तो टॉक्सिसिटी सहन हो सकती है, ज्यादा दे दिया ना तो खत्म हो जाएगा। या मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन मतलब दे सकते हैं, इससे ज्यादा सेफ्टी भैया मेरे बर्दाश्त की बात नहीं है, इसलिए मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। तो ये कहानी भी हो गई। अब इंटेंसिटी भी आपको पता है। अब बात आती है थेरेप्यूटिक रेंज की। भैया इन अदर लेक्चर से मैंने आपको बताया था
कि ड्रग्स कैन बी यूज इन डिफरेंट वेजेस, जैसे प्रोफाइलेक्टिक यूज, जैसे थेरेप्यूटिक यूज, जैसे जेनेटिक यूज, ऐसे अलग अलग थे। तो एक थेरेप्यूटिक यूज वो यूज होता है जब आप ड्रग ले रहे हो, किसी ड्रग को ठीक करने के लिए, वो यूज क्या कहलाता है? थेरेप्यूटिक यूज। तो अपने को ध्यान रखने की बात है कि ये जो एरो है ना, यहां से लेके यहां तक, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच का जो लेवल होता है ना, यही कहलाता है थेरेप्यूटिक रेंज। कहने का मतलब अगर आपकी डोज इसके बीच में और इसके बीच में है ना, तो आपको एक्शन जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसके नीचे आएगा तो एक्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है सब थेरेप्यूटिक लेवल। ऑल्दो द ड्रग विल बी एब्सॉर्ब्ड, ऑल्दो बायोबिलिटी विल बी देयर, बट द एक्शन विल नॉट बी देयर। ऐसे इसके ऊपर कौन सा आएगा? टॉक्सिक लेवल। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत कम भी हो सकता है और ये लेवल बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इसको विंडो भी बोलते हैं, थेरेप्यूटिक रेंज या थेरेप्यूटिक विंडो। खिड़की है थेरेप्यूटिक, खिड़की किस चीज की? कि कितनी डोज दे सकते हो आप। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जो दवाएं पोटेंट होंगी, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूं, शायद नहीं आएगा, ये बहुत कम भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम है तो दवा क्या कहलाएगी? पोटेंट कहलाएगी। इसका मतलब इफ द मार्जिन ऑफ थेरेप्यूटिक रेंज इज नैरो, इन दैट केस ड्रग विल बी पोटेंट। थोड़ा और तरीके से समझे, जैसे ड्रग की डोज ही 1 mg है, ड्रग की डोज ही 1 mg है, तो मतलब अगर 2 mg भी दे दोगे तो भैया इफेक्ट तो डबल हो जाएगा। लेकिन पैरासिटामोल जैसे टेबलेट की बात करें जो 600 mg भी दी जाती है, 400 भी दी जाती है, तो ये 600 से लेके 400 लेके 600 तक दो, बहुत ब्रॉड है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको पोटेंट ड्रग और जो बाकी नॉन पोटेंट ड्रग्स हैं उनके बीच में क्या बेसिक्स चलते हैं। ठीक है, ये एक पार्ट है। तो ये सारे आपके पैरामीटर्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स और फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स। अब देखते हैं आगे कैसे इंपॉर्टेंट है ये। इसमें देखते हैं भाई, ये जो एक ग्राफ है ये एरिया अंडर कर्व है। अब देखो इस ग्राफ को दूसरे तरीके से देखते हैं। ये ग्राफ एक ड्रग का है। अभी ग्राफ कैसे और हो सकता है? ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, सी मैक्स टी मैक्स इंपॉर्टेंट कैसे है, इस ग्राफ से पता लग जाएगा। हुआ यूं कि एक और ड्रग ली और उसका जब ग्राफ प्लॉट किया ना, तो ग्राफ उसका कुछ यूं आया। कौन सा आया? मैं कर रहा हूं इस तरीके से। इस केस के अंदर क्या होगा? सब चीज बदल जाएगी ना, इंटेंसिटी बदल जाएगी, सिर्फ इंटेंसिटी बदल जाएगी। लेकिन क्या होगा? सी मैक्स तो समझ में आ गया, टी मैक्स भी समझ में आ गया, लेकिन ऑनसेट ऑफ टाइम आएगा क्या? नहीं आएगा। ऑनसेट ऑफ एक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन आएगा क्या? नहीं आएगा। भैया जब तक ड्रग ने मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्रॉस ही नहीं किया, ड्रग इफेक्ट शो करेगी क्या? नहीं। ये ग्राफ बायोबिलिटी का है, बिल्कुल है। एरिया अंडर कर्व है, बिल्कुल है। लेकिन किस मतलब की ये चीज? Although the drug has been observed, although the drug has been metabolized and excreted, but it will not elicit any kind of pharmacological action because the drug hasn't crossed the minimum effective concentration. Therefore, we can say that both extent and rate of absorption is important. कितनी ज्यादा और किस रेट पे इंपॉर्टेंट है, ये किस रेट पर एब्जॉर्ब हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी अपने को ऑप्टिमाइजेशन करना हो डोज का, इन चीजों का, तो इन चीजों का बाकी ध्यान रखा जाता है। अब ये सी मैक्स, टी मैक्स, एलिमिनेशन या जो भी चीज है वो अपन देखेंगे अगले जब अपन स्टार्ट करेंगे कंपार्टमेंट मॉडलिंग या बेसिक फार्माकोकाइनेटिक जो मॉडल्स होते हैं, ये वाली चीज। तो इस ग्राफ के अंदर मैं एक चीज जो रह गई, ये एब्जॉर्प्शन फेज है, ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज है, और यहां पर अगर आपकी ड्रग निकल गई ये एलिमिनेशन फेज है। दोनों ग्राफ एक दूसरे को बता रहे हैं कि यहाँ पर तो ड्रग एब्जॉर्ब होकर काम नहीं हो रहा, लेकिन ये जो बेसिक प्रिंसिपल है सब जगह अप्लाई होगा, जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बार वापस रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं या फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, comment and share so that before our discussion proceeds you will get the prior intimation whenever we are meeting again. Thank you, धन्यवाद, best of luck.